आइए, तो हम लोगों को आज जो है वो किस पे बात करना था, वो प्रांतीय न्यायालय के बारे में बात करना था। ठीक है, और जब हम लोग प्रांतीय न्यायालय की बात करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसी को जानते हैं उच्च न्यायालय के नाम से। ठीक है, इसी को आप कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए भारत के इतिहास में अगर हम लोग हाई कोर्ट की पृष्ठभूमि देखें तो भारत में जो संघीय न्यायालय था उसका प्रावधान कब आया था? 1935 के तहत आ रहा था। ठीक है, जबकि अगर हम लोग जो प्रांतीय स्तर पर उच्च न्यायालय होता है उसकी बात करें तो ये आ रहा था 1862 में। 1862 में, यानी ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स की जो 3 प्रेसिडेंसी होती थी, कौन कौन सी थी? हाँ, एक आप जो बंगाल की बात कर रहे थे, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। तो ये जो ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी होती है, यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपने 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, 1862 में तीनों। उसके बाद फिर चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इनका जो है वो इलाहाबाद का हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल ये तो रहा कि ब्रिटिश काल में किस तरह से भारत में उच्च न्यायालय का प्रावधान आकर के लागू हुआ। ठीक है, अब हम लोग को बात क्या करना है, मुख्य रूप से वर्तमान की स्थिति पर बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अपनी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधान के अनुसार बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 214 की। ये आर्टिकल 214 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, अर्थात एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रांत में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल देख लीजिए 231। ये आर्टिकल 231 क्या कहता है? ये कहता है कि एक हाई कोर्ट जो होगा, एक उच्च न्यायालय, भाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित राज्यों में एक हाई कोर्ट का प्रावधान। यानी अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे कि भारत में कैसे कितने राज्य हैं, लेकिन वर्तमान में आपके यहाँ हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। और आप जानते हैं राज्यों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित राज्यों के लिए अगर उनका अलग हाई कोर्ट होता या उच्च न्यायालय होता तो कम से कम इसकी संख्या कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? 25 ही है। ठीक है, तो इससे ये बात भी स्पष्ट होता है कि जिस तरह से यहाँ आर्टिकल 231 में कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रांत या संघ शासित जो राज्य होंगे उनके लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। तो भारत में एक ही हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित राज्यों का कार्यभार एक लंबे समय से संभाल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा, जब चर्चा कर ही लिए हैं तो देख लेते हैं ये जो 25वां हाई कोर्ट का गठन हुआ है ये कहां पर हुआ है? 25वां हाई कोर्ट, क्योंकि 25 है, 25वां कब हो रहा है? 2019 में। कहां के लिए? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित अमरावती। यहां पर ये जो न्यायालय का गठन हो रहा है ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चले आते हैं। अभी हम लोगों ने 2 आर्टिकल की बात किया। एक हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 214 जो बताता है प्रत्येक प्रांत में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। और दूसरा बता रहा है आर्टिकल 231 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में
एक उच्च न्यायालय का प्रावधान भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 216 की। अब ये आर्टिकल 216 क्या कहता है? तो ये कहता है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में। उच्च न्यायालय का गठन, ये उच्च न्यायालय के गठन के तात्पर्य क्या है कि जब हमारे क्या एक हाई कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट में जो सदस्य होंगे उनके भूमिका कैसे होगी, वो किस रूप में कार्य करेंगे। तो यहां बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना आपने देखा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था जब हम लोग आर्टिकल 124 को पढ़ रहे थे तो वहां पर गठन के प्रावधान में स्पष्ट कर दिया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक प्रांतों में क्या होगा, उन न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे कैसे? तो अपने विवेक के अनुसार। विवेक के अनुसार इसका मतलब ये नहीं कि नियुक्ति विवेक के आधार पर करेंगे, इसका मतलब कि किसी प्रांत में कुल कितने न्यायाधीश हाई कोर्ट में होना चाहिए इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो निर्धारण का आधार क्या बनेगा? किसी प्रांत में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन कर रहा है? संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट है। तो राष्ट्रपति जो संख्या का निर्धारण कर रहे हैं, इसका आधार क्या होगा? किस आधार पर राष्ट्रपति किसी प्रांत में हाई कोर्ट के जजों की संख्या निर्धारित करेंगे? 2 आधार होगा, एक वहां की जनसंख्या और दूसरा वहां का कार्यभार। इसके आधार पर राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं कि किसी प्रांत में हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज देख लेते हैं। तो जब ये आधार बन ही गया है तो जाहिर सी बात है कि प्रांतों के स्तर पर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो सवाल ये उठता है कि सबसे अधिक न्यायाधीश का प्रावधान किस हाई कोर्ट के लिए है? यूपी में अधिकतम 160 न्यायाधीशों का प्रावधान। ठीक है, अधिकतम। सामान्यतः अगर हम देखें तो ये 160 सदस्य जो हैं इसमें बैठिए देखिए, जो 160 सदस्य हैं इसमें आप देखेंगे तो 120 स्थायी सदस्य हैं। 120 स्थायी सदस्य का प्रावधान है, जबकि 40 अन्य। अब अन्य का तात्पर्य क्या है? जैसे आपने देखा था कि हम लोगों ने देखा था ना सुप्रीम कोर्ट के लेकर के कि तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये अन्य स्तर पर भी न्यायाधीशों का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन 120 स्थायी होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिएगा 100 के आसपास करीब न्यायाधीश हैं, लेकिन चूंकि संख्या घटती बढ़ती रहती है तो इसको आप अपडेट समय समय पे कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई बहुत विशेष जरूरत है नहीं। बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्थायी जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो भी क्या होता है, वो भी पूर्ण नहीं है। 120 होना चाहिए, वो भी पूर्ण नहीं है। तो जब कोई न्यायाधीश रिटायर्ड होगा तो उसकी संख्या कम हो जाएगी, फिर उसके यहाँ पे नए पद को सृजित किया जाएगा। और इस तरह से अगर तत्कालिक स्थिति को देखें तो अभी यहाँ पर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ण नहीं है, यानी काफी पद वहां पर रिक्त पड़े हुए हैं। तो एक तो आप देखते हैं हमारे क्या क्या है, ऑलरेडी इतने केस होते हैं कि केस का निपटारा होने में वर्षों लग जाते हैं। ऊपर से कार्यभार को जो
में संभाल सकते हैं उनकी संख्या भी कम है। यानी हमारी क्या है, न्यायपालिका की दक्षता जो है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जितना निर्धारित की गई है हमेशा हम उससे कम ही लेकर चलते हैं ना। अगर 120 न्यायाधीश होते तो 120 सुनवाइयां होती कि ना होती। संख्या कम होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर सुनवाई भी कम होगी और फिर जो निर्णय होगा उसमें डिले भी होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सबसे अधिक का प्रावधान देख रहे हैं वो तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम का प्रावधान कहां हो जाएगा, सबसे कम सिक्किम में है। कितने, 3। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 216 बताया, 216 क्या बता रहे हैं इसमें आपको बताया कि 216 के तहत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के गठन का प्रावधान है, जिसके तहत एक मुख्य न्यायाधीश होंगे व अन्य न्यायाधीश होंगे और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति अपनी विवेक द्वारा करेंगे। इनकी संख्या का निर्धारण यहाँ पर तात्पर्य है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियुक्ति का प्रावधान अभी हम देखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम ही यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 217। अगर हम लोग अनुच्छेद 217 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 217 में 1 और इस 1 में भी हम देखेंगे ई, यानी पहले हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। कैसे पढ़ेंगे इसको, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, या उसी को आप सब क्लॉज का भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है नियुक्ति का प्रावधान। नियुक्ति का प्रावधान, ये नियुक्ति का प्रावधान क्या है तो जानते हैं किसी भी हाई कोर्ट में 2 तरह के न्यायाधीश होंगे। एक क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और दूसरे अन्य न्यायाधीश होंगे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। चलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन दोनों की सलाह पर क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अभी हम संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान कुछ और ही कहा था, लेकिन उसके पश्चात फिर क्या हुआ था, फिर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दौरान नियुक्ति का प्रावधान बदल गया था। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ये है नहीं, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अन्य न्यायाधीश के लिए क्या बात कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जबकि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या करना है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में पहले तो आप क्या करें, देखिए भाई नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। अब राष्ट्रपति जब कर रहे हैं तो एक तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीजीआई को लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लीजिए, दूसरा उस प्रांत के राज्यपाल को ले लीजिए और तीसरा अब उस प्रांत का मुख्य न्यायाधीश भी तो हो चुका है, उसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिए कि नहीं कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भी सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन तीनों की सलाह के आधार पर क्या करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संबंधित राज्य के परामर्श के बाद करेंगे, जबकि
अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या होगा, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संबंधित राज्य, और चूंकि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी है इसलिए उनकी भी यहाँ पर सलाह ली जाएगी, उनका भी परामर्श लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये जो नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान, ये कैसा प्रावधान था, ये संवैधानिक प्रावधान था। और जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का लेकर के क्या हो गया था, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य एक टकरार की स्थिति लगातार बनती चली गई थी, जहां कभी ये शक्ति न्यायपालिका के पास थी और कभी ये शक्ति कार्यपालिका के पास यानी सरकार के पास थी। ठीक है, और उसी में आपने देखा था कि जो थर्ड जजेस केस हुआ था, थर्ड जजेस केस कब हो रहा था, 1998, थर्ड जजेस केस। इसका मतलब क्या था, रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ना। तो यहां पर आप जो देख रहे थे कि जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जहां पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सुझाव मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, यहां पर एक कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सुझाव रूप में दिया था और बाद में उसी को चलकर स्वीकार लिया गया था। अन्य न्यायाधीशों के लिए चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, वरिष्ठता के आधार पर, और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो CGI प्लस जो आप देख रहे हैं राज्यपाल, उनके परामर्श के पश्चात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो चूंकि उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय में ध्यान रखिएगा कैसे कॉलेजियम सिस्टम काम करेगा। तो पहले तो कॉलेजियम सिस्टम आपने देखा था, कॉलेजियम कितने सदस्यों की ये समिति है, 5। इसमें 5 में कौन है, 1+4, एक क्या हो जा रहे हैं, एक हो जाएंगे CGI और दूसरे क्या होंगे, देखिए एक क्या थे यहाँ पर CGI थे और ये 4 जो हैं क्या हैं, अन्य जो आप देख रहे हैं सदस्य, ये कौन है, अन्य जो वरिष्ठ सदस्य होंगे। अब ध्यान रखिएगा जब हाई कोर्ट में किसकी होगी, जजों की नियुक्ति होगी, इसका आधार भी क्या है, इसका आधार भी कॉलेजियम सिस्टम ही है, लेकिन हाई कोर्ट का अपना एक अलग कॉलेजियम बनेगा। और जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम बनेगा तो ध्यान रखिएगा कॉलेजियम की संरचना वही 5 है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1+4 की संरचना हो जाएगी। ये जो 1 है ये कौन होंगे, अब ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और ये जो 4 हैं ये अन्य कौन होंगे, ये हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हो जाएंगे। इसका मतलब जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होगा तो यहां पर पहले हाई कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्य जब किसी न्यायाधीश को लेकर के उसका प्रस्ताव देंगे, प्रपोजल देंगे, तो उनको फिर क्या होना होगा, उनको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा क्या मिलना चाहिए, उनको अनुमोदन मिलना चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब पहले उच्च न्यायालय के कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों का परामर्श किया जाता है और उसके पश्चात जिन सदस्यों के लिए वो क्या करते हैं, उनको मनोनीत करते हैं, उन सदस्यों को फिर क्या होता है, चूंकि CGI के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके जो परामर्श है वो अनिवार्य हैं, इसलिए अब जो केंद्रीय कॉलेजियम प्रणाली है वहां पहुंच जाता है। और जब वो किसी के नाम पर अपनी मंजूरी देते हैं तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। बस में
तब राष्ट्रपति के पास यानी सरकार के पास उनके नियुक्ति के लिए किसी न्यायाधीश का नाम जो है वो प्रस्तावित किया जाएगा। पहले हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम काम करेगा। हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम जब अपने किसी नाम को निर्धारित करके उसका परामर्श के रूप में दे देंगे, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो होगा तब उसके नाम पर अपनी मोहर लगाएगा और उसके पश्चात क्या होगा, फिर जो है वो जो राष्ट्रपति हैं उसकी फिर नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे ना, नियुक्ति तो राष्ट्रपति हर जगह कर रहे हैं। शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ये तो हम लोगों ने आर्टिकल 124 के तहत ही पढ़ लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति, इसकी सलाह पर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्यपाल। ठीक है, इन दो लोगों के। ये क्या कह रहा है, ये आपका आर्टिकल 217 कह रहा है, संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद अन्य न्यायाधीश के लिए क्या होगा, अन्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसकी नियुक्ति CJI की करेगा, उसके बाद राज्यपाल और उसके पश्चात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, इन तीनों के माध्यम से अन्य न्यायाधीश। लेकिन ये आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत है, जबकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात अब हाई कोर्ट के भी जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से। तो जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी तो दो कॉलेजियम काम करेगा, एक अपना हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा, हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा, और दूसरा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होगा। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। अब हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जिन नामों का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिन नामों को प्रपोज किया जाएगा, वो नाम कहां आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम अब जिन नामों पर अपना अनुमोदन देगा, जिस नामों पर उनको अपना क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा, अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। इसीलिए आप सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगहों पर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। ठीक है, आइए तो अभी आपने देखा आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, जिसमें संवैधानिक नियुक्ति का प्रावधान है, हालांकि वर्तमान में चलता नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होता है। और दूसरा 117 क्लॉज 1 सब क्लॉज B, अभी 217(1) नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है योग्यता। किसकी योग्यता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता सबसे पहले वो किसी न्यायालय में 10 वर्ष न्यायाधीश का अनुभव लिए हों, न्यायाधीश का अनुभव। ठीक है, अब किसी न्यायालय का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा न्यायालय भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, चूंकि हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या बनना है, उनको
हाई कोर्ट का उनको जज बनना है, तो जाहिर सी बात है उससे नीचे वाले का ही तो अनुभव लिए होंगे। अगर हाई कोर्ट का ही अनुभव लिए होते तो हाई कोर्ट में उनको न्यायाधीश बनने की जरूरत क्या थी। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जिला स्तर के न्यायालय पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर आप देखेंगे कि जो वकीलों के लिए प्रावधान है, वकीलों के लिए प्रावधान, इस वकीलों के लिए प्रावधान में क्या है, हाई कोर्ट या इसी के समकक्ष अर्थात 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में क्या किए हों, 10 वर्ष की वकालत किए हों, लगातार 10 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 5 वर्ष हाई कोर्ट में न्यायाधीश का अनुभव, 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत। यहां पर क्या कह रहा है, 10 वर्ष न्यायाधीश के रूप में अनुभव और 10 वर्ष हाई कोर्ट 1 या 1 से अधिक वकालत का अनुभव, ठीक है। तब उनको क्या मिलेगा, यहां पर न्यायाधीश के रूप में वो योग्य माने जाएंगे, अहर्तता है इनकी, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश आर्टिकल 219 इसके तहत अब इनके शपथ का प्रावधान है। शपथ, तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, ठीक है। इनके पद व गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इनकी पदमुक्ति राष्ट्रपति से, मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से ही होगी, पदमुक्ति से भी इनको राष्ट्रपति ही प्रावधान में करेंगे। सीधे कह दीजिए कि इनको मतलब इनके पद से मुक्त भी जो है राष्ट्रपति ही करेंगे, नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों का प्रावधान राष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से नियुक्ति हो रही है, शपथ वपथ दिला दिए हैं। अब अगर इनके पदमुक्ति का प्रावधान किया जाए तो कहां है, आर्टिकल, इसके अलावा जो 217 बता रहे थे, अब यहां पे सही है, ये जो योग्यता है, योग्यता ये 217(2) में है, और ये जो 217(1) क्लॉज 1 देखे थे, इसी में 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की बात करें। देखिए सब क्लॉज ए में क्या है, नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति का प्रावधान। 217(1) बी में क्या है, पद मुक्ति का प्रावधान है। मतलब अगर आपसे कहें तो 217 में ही क्या, नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों का प्रावधान है। क्लॉज के अंदर सब क्लॉज जाकर के बातें की गई हैं। और जब 217(2) की बात कर रहे हैं, 217 क्लॉज 2 की बात, तो यहां पर क्या है, इनकी योग्यता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 217(1) सब क्लॉज ए नियुक्ति, तो 217(1) सब क्लॉज बी, इसमें क्या पड़ेगा आपका, इसमें पदमुक्ति का प्रावधान होगा, ठीक है। अब पदमुक्ति के लिए क्या कहा गया है, पदमुक्ति के लिए कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को उनके पदों से आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट में जो पदमुक्ति का प्रावधान आपने देखा था, ठीक है, तो आर्टिकल 124 के तहत ही प्रक्रियाएं होंगी। इसका मतलब क्या है, हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को उनके पदों से हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं ये उसी तरह से होंगी जिस तरह से आपने कहा देखा था, आर्टिकल 124 में देखा था। और 124 में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से 124(4) पदमुक्ति की बात करता है, 124(5) क्या कहता है, संसद को अधिकार है कि वो पदमुक्ति का प्रावधान बना सकता है। और उसी के तहत फिर आपने देखा था कि क्या आ गया था, 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट आ गई थी, क्योंकि 124(5) में कह दिया गया कि भाई पदमुक्ति में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या आरोप लग रहे थे, एक आरोप लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं, और दूसरा असमर्थता ना, तो दोनों मतलब एक का साबित कदाचार
ना, और दूसरी थी असमर्थता। तो उनके ऊपर ये कैसे मतलब पुष्टि की जा सके कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, चाहे असमर्थता का हो, चाहे उनके साबित कदाचार का हो, उसकी जांच कैसे होगी? ये अधिकार 124(5) के तहत दे दिया गया था कि संसद विधि बना सकता है। और फिर आपने देखा था कि 1968 में जजेस इंक्वायरी एक्ट बन गया था। ठीक है, अगर चीजें भूल रहे हो तो जाकर सुप्रीम कोर्ट वाला उसमें कर लीजिएगा, वहां पर चीजें हैं। ठीक है, आइए अब यही बता रहा है कि इनकी जो पदमुक्ति होगी वो क्या होगी, 124 के तहत जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं उसी के तहत इनकी पदमुक्ति भी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश इनके कार्यकाल की बात। कहां के? हाई कोर्ट के हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल कितना होता है? इनका होता है 62 वर्ष। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है, जबकि हाई कोर्ट में कितना होता है? 62 वर्ष होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग बचे आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 214 बताता है प्रत्येक प्रांत का क्या होगा? अपना एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 कहता है 2 या 2 से अधिक प्रांत या संघ शासित राज्य में एक ही हाईकोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 216 क्या बता रहा है? गठन बताया, और बताया कि जो हाई कोर्ट होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और दूसरा अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी संख्या का आधार क्या होगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और उस राज्य में कार्यभार कितना है। फिर यहां देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 160 न्यायाधीशों का प्रावधान है, जबकि सिक्किम में सबसे कम 3। ठीक है, उसमें और भी चर्चा हम लोगों ने किया था। अब इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जो खिचड़ी वाला आर्टिकल था उस पर आ जाते हैं। तो 217 में पहला क्लॉज 1 है, इसमें भी एक ए है और एक बी है। और उसके बाद 217 में क्या है? यहां पर क्लॉज 2 हो जा रहा है। ये क्या करता है? ये नियुक्ति का प्रावधान बता रहा है। हालांकि वर्तमान में कॉलेजियम काम कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश सभी के लिए करके। बी क्या कर रहा है? पदमुक्ति बता रहा है। और 2 क्या कर रहा है? योग्यता बता दे रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोगों ने और किससे बात किया था? 219 पे बात कर लिया था। और 219 क्या है? 219 क्या है? हाँ, 219 इनके शपथ का प्रावधान है जो राज्यपाल दिलाएंगे। क्लियर अपनी चीजें? आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो हाई कोर्ट है, अब चूंकि धीरे धीरे हाई कोर्ट की कार्य शक्तियों पर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो हाई कोर्ट की कार्य शक्तियों में क्या है? हाई कोर्ट क्या है? एक अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अपीली न्यायालय का तात्पर्य क्या है कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली को स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो निचली अदालत है, निचली अदालतों में यदि कोई व्यक्ति क्या होता है? असंतुष्ट होता है, तो ऐसे में क्या कर सकता है? वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी को हम कहते हैं क्या? अपीली न्यायालय। तो हाई कोर्ट क्या है? एक अपीली न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अच्छा, मैं पूछूं क्या सुप्रीम कोर्ट अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है? करता है, करता है, लेकिन वहां पर इस तरह के शब्दों से बचा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं पर भी जो जिला स्तर पर न्यायालय कार्य कर रहे हैं, वहां से अगर कोई असंतुष्ट है तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रावधानों में जो होगा आप सीधे वहां नहीं जा सकते हैं। तो निचली अदालत से असंतुष्टि के बाद आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, तब वहां से फिर अपील दोबारा कर सकते हैं। तो अपीली न्यायालय तो है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 215 क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख
न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के लेकर के अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल का था? सुप्रीम कोर्ट 129 ना। और यहां पर क्या था प्रावधान, क्या अभिलेख न्यायालय का, कि हाईकोर्ट द्वारा लिए गए कुछ विशेष निर्णय जो है उसे क्या कर लिया जाता है, उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। हाईकोर्ट द्वारा लिए गए कुछ विशेष निर्णय सुरक्षित रख लिया जाता है, जो स्वयं उस हाईकोर्ट के लिए, और निचली कोर्ट के लिए क्या करता है, एक कानून के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने क्या के कुछ विशेष निर्णय को सुरक्षित रख लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट व उसके निचली अदालतों के लिए क्या होगा, एक कानून के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब केवल केस को कोड करके कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने इस केस में ऐसा निर्णय लिया था, इसी को आधार बना करके हम ये जजमेंट दे रहे हैं। कहां पर होगा? निचली अदालतों में होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। इसी तरह से अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है? 226। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समान ही हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन, जिस तरह से आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है। मतलब वो विधि निर्मित किसी प्रक्रिया या कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की पुनः समीक्षा कर सकता है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि जो विधायिका द्वारा विधि निर्माण किया जा रहा है कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है, या कार्यपालिका द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से हाई कोर्ट में भी क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान है। और ये जो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्तियां हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से कई आर्टिकल से मिलती है। जैसे आर्टिकल 13 के तहत भी मिलती है, 226 भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, उसी आर्टिकल में लाकर रख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो मूल अधिकारता। मूल अधिकारता क्या है, आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 131 मूल अधिकारता था। 137 के तहत क्या था, न्यायिक पुनराविलोकन था, जो अभी पीछे बताया। और 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए मूल अधिकारता था। और इस मूल अधिकारता में क्या कहा जा रहा था, इसका मतलब कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जो केवल हाई कोर्ट को ही सुनने का अधिकार होगा। कैसे मुद्दे? जो प्रांतीय विधि विरुद्ध होंगे, प्रांतीय विधि विरुद्ध होंगे। इसके अलावा कुछ और अन्य प्रावधानों के तहत हाई कोर्ट की भी अपनी क्या है, मूल अधिकारता है। मतलब इस प्रकार के जो केसेस होंगे वो केवल हाई कोर्ट में ही सुना जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार से अगर आप कहें तो निचली अदालतों के लिए जो रिट जारी, यानी जो मौलिक अधिकार से संबंधित संरक्षण है, मौलिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट तो मौलिक अधिकारों को सुनवाई कर सकता है, लेकिन यदि किसी मौलिक अधिकार से संबंधित विषय पर निचली अदालतों में किसी प्रकार की सुनवाई चल रही है तो हाई कोर्ट द्वारा उस अदालत को डांटा जा सकता है, या उसकी जो सुनवाई है उसको रोका जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसका अधिकार मेरे पास है, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकारता। सुप्रीम कोर्ट के लिए देखा था आपने, जहां पर संघ, प्रांत, संघ या एक से अधिक प्रांत, प्रांत और प्रांत, इस तरह के जो विवादित मुद्दे होते हैं उसके सुनने का अधिकार किसके पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास था। ठीक है, इतना क्लियर है? आइए
अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया ना कि वर्तमान में भारत में क्या है, 25 हाई कोर्ट है, और इस 25 हाई कोर्ट में जो 25वां हाई कोर्ट का गठन हो रहा है ये 2019 में हो रहा है। कहां पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए तो हमारे यहाँ जैसे अभी हम लोग चर्चा भी किए थे, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8। तो इसीलिए तो आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल 231 कह रहा है कि एक ही हाई कोर्ट हमारे यहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का कार्यभार जो है उसको संभाल सकता है। ठीक है, अब इसके तहत देखिए कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये किसका किसका देखता है, तो एक तो चंडीगढ़ का ही देख लेगा, चंडीगढ़ का देख लेगा। इसके अलावा जो है ये पंजाब और हरियाणा, ये तीनों ही क्षेत्रों के लिए क्या करता है, हाई कोर्ट के प्रावधान को करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे बंबई हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये कहां का देखेगा, महाराष्ट्र का देखेगा, गोवा का देखेगा और दमन, दीव व दादर नगर हवेली, तो एक केंद्र शासित राज्य कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपने कलकत्ता देखा, कलकत्ता, कलकत्ता वाला किसका इसका देखता है, कलकत्ता ये एक तो बंगाल का देखेगा और दूसरा बंगाल के ही जब आप पूर्व में देखेंगे तो क्या है, अंडमान, भाई छोटे छोटे जगहों का ही देखेगा ना, जहां पर छोटा स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो दक्षिण पूर्व में आपको दिखाई दे जाएगा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका देख लेगा। इसी तरह से और कौन सा है, केरल का है, तो केरल का क्या करेगा, केरल का देखेगा और लक्षद्वीप का देख लेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे क्या, इसी तरह से क्या है जो असम का है, असम का कहां कहां देखता है, असम का देखेगा। इसके अलावा असम का है, असम का ये किसका देख रहा है, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा किसका देखेगा, नागालैंड का, नागालैंड का। इसके अलावा किसका देखेगा, मिजोरम का देखेगा, मिजोरम। एक्चुअल में यहां पर क्या है, काफी चीजें बदल गई हैं क्योंकि 2013 में क्या हुआ है, 2013 में कुछ और हाई कोर्ट गठित किए गए थे और ये कहां कहां के थे, तो ये मेघालय के थे, मेघालय के थे, मणिपुर के थे। ठीक है, तो इससे पहले जब प्रावधान था तो ये जो असम वाला था वो क्या करता था, इनके भी जो कार्यभार थे उसको देखता था। तो फिलहाल ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, उतना ही याद करिए जितना जरूरी हो। ठीक है, बस इसको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि असम कहां का देखता है, अरुणाचल प्रदेश का देखेगा, नागालैंड का देखेगा और मिजोरम का देखेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के दौरान ये माना जाता है कि प्रत्येक प्रांत का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, उसकी राजधानी में है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि छोटे छोटे स्तर पे ज्यादा पूछा जाता है कि किसी प्रांत का हाई कोर्ट कहां पर स्थित है, और जाहिर सी बात है फिर जब पूछेगा तो वो उसकी राजधानी में नहीं होगा, तो वो ऐसे हाई कोर्ट के बारे में पूछेगा जो उसकी राजधानी में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसको ऐसे कर लेते हैं कि हाई कोर्ट जो प्रांत की और राजधानी में नहीं है। ठीक है, जैसे स्टार्ट कर लीजिए अपने के यहां से ही, यूपी, तो जरा हमको पहले बताइए उत्तर प्रदेश का राजधानी कौन सा है, चलिए बधाई हो ना, लखनऊ। लेकिन यहां पर जो मुख्य
पीठ है वो कहां पर है, इलाहाबाद में है, क्योंकि लखनऊ में भी है लेकिन मुख्य पीठ जो है वो इलाहाबाद का माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की राजधानी और यहां का हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर में है, जबलपुर। इसी तरह से उत्तराखंड, उत्तराखंड राजधानी देहरादून और यहां का हाईकोर्ट कहां पर है, नैनीताल में है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपसे बात करें जैसे उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और वहां पर हाईकोर्ट कहां पर है, कटक में है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वहां का हाईकोर्ट कहां पर है, एर्नाकुलम में है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे बात करें असम, राजधानी दिसपुर लेकिन उसका हाईकोर्ट कहां पर है, गुवाहाटी में। ठीक है, इसी तरह से राजस्थान, राजस्थान हाँ, और उसका हाईकोर्ट कहां है, जोधपुर में है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी रायपुर, अब उसी का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है, और ये है कहां पर, बिलासपुर में है। और इसी तरह से गुजरात, राजधानी गांधीनगर और यहां पर इसमें है कहां पर, अहमदाबाद में। तो कितने ऐसे राज्य आप देख रहे हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या होगा, देखिए सभी जिलों से तो आप परिचित होते ही हैं, राजधानी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता होगा, नहीं चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए ना। तो ऐसी स्थिति में जब आप जिले को एक बार पढ़ लेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ये इस राज्य से संबंधित है और आराम से कर सकते हैं। तो पहले वो 9 राज्य देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चुल्लू भर पानी जाके ढूंढना पड़ेगा क्या करके ना। तो देखिए जो हम लोग राज्य स्तर पे बात कर रहे हैं तो 9 राज्य कौन कौन है उसको पकड़ लीजिए। पहले देखिए उत्तर भारत में देख लीजिए, तो उत्तर भारत में कौन सा, पहले आपने देखा कौन हो जा रहा है, यूपी हो जा रहा है, इसके अलावा उत्तराखंड हो जा रहा है, मध्य प्रदेश हो जा रहा है, राजस्थान हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप क्या करिए, मध्य भारत की तरफ देख लीजिए तो कौन सा जा रहा है, छत्तीसगढ़ हो जा रहा है, और पूर्व की तरफ बढ़े जाइए तो यहाँ पे क्या जा रहा है, उड़ीसा हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो रहा है आपका, इसके अलावा इधर पश्चिम की तरफ आप आ रहे हैं, गुजरात आपको दिख जा रहा है, और कौन सा बच रहा है, हाँ दक्षिण में चले आ रहे हैं, केरल दिख जा रहा है। इसके अलावा एक आप पूर्वोत्तर की तरफ चले जाइए तो आपको असम दिख जा रहा है। इस तरह से ये कुछ राज्य हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि उनके हाई कोर्ट उनके राजधानी में स्थित नहीं। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आपको हाई कोर्ट से संबंधित ध्यान में रखना है। कहां पर जिक्र नहीं है, 2013 में खुल गया है ना, त्रिपुरा का भी खुला है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा वो 2013 में खुला हुआ है। इसके अलावा एक और देख सकते हैं, एक आर्टिकल और देख लीजिए, आर्टिकल 227। ठीक है, 227 क्या है, ये है कि जो निचली अदालतें हैं, निचली अदालतें, इन निचली अदालतों का निरीक्षण व रखाव से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या है, हाई कोर्ट का है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि निचली अदालतों पर जो हाई कोर्ट है उसका किस प्रकार से अधिकार है, या आप कह सकते हैं उस पर किस प्रकार से वो एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में काम कर रहा है प्रांतों के स्तर पे, वो कहां पर वर्णन है, आर्टिकल 227 के तहत है। ठीक है,
क्लियर है? 217 क्लॉज 2 क्या है? 217 क्लॉज 2 योग्यता है। ठीक है। 226 मूल अधिकारता के साथ साथ रिट जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से है। ठीक है। इसके अलावा 219 शपथ, 231 दो से अधिक प्रांतों में एक हाईकोर्ट का प्रावधान। ठीक है। 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए नियुक्ति। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधान नियुक्ति में कार्य कर रहा है? नहीं, संवैधानिक प्रावधान कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि अपने न्यायपालिका द्वारा खुद विकसित किया गया जो कॉलेजियम प्रणाली है वो नियुक्ति का प्रावधान कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत में कॉलेजियम प्रणाली संसद की विधि की देन नहीं बल्कि न्यायपालिका की उपज है। ठीक है, क्योंकि निर्णय से निकल करके आया है ये। इसके अलावा पदमुक्ति का प्रावधान कहां पर है? 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। 215 क्या है? 215 अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, जो निर्णय ले लिया गया वो सुरक्षित हो जाएगा, कानून के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। इसके अलावा 227 अभी देखा, निचली अदालतों के निरीक्षण व रखरखाव संबंधित। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हाईकोर्ट आपका जो है वो समाप्त होता है। अब अगर हाईकोर्ट समाप्त हो गया तो इसका अर्थ क्या है कि अब आपने प्रांतीय स्तर पे विधायिका को देख लिया, कार्यपालिका को देख लिया और न्यायपालिका को देख लिया। तो आपने पूरे पॉलिटी का 50% बोझ हल्का कर लिया। पूरा पॉलिटी का 50% बोझ जो है आपके ऊपर वो कहां पर है? भाग 5 में है और भाग 6 में। ठीक है। इसके बाद आपका जो पॉलिटी का 20% बोझ आपको दिखाई देगा वो आपको कहां दिखाई देगा? वो मौलिक अधिकार में दिखाई देगा। इस भाग के तहत है मौलिक अधिकार, भाग 3 में। ठीक है। इसके बाद 30% जो बच रहा है उसमें सब आपका निपट जाएगा। इसका मतलब आज की क्लास के बाद आप कह सकते हैं कि लगभग आपका पॉलिटी जो है वो आधा खत्म हो गया है। ठीक है, जहां से आपके कंटेंट ज्यादा रहेंगे, मैटर ज्यादा रहेगा और थोड़ा कह सकते हैं ना कि चूंकि आप पूरी जो संवैधानिक प्लस न्यायिक प्लस विधायिका संबंधित प्लस कार्यपालिका संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसको आप गुणता से समझ पाए हैं। बाकी छोटे छोटे प्रावधान होंगे उसको आराम से कम कर लेंगे। थोड़ा सा मौलिक अधिकार इसलिए हो जाएगा अभी जटिल, क्योंकि उसमें भी कई केस वगैरह देखेंगे और कई छोटे छोटे बिंदु निकल करके आएंगे, तो वहां से भी थोड़ा सा आपको मैटर कंटेंट के रूप में ज्यादा रहेगा। उसके बाद चीजें बड़ी आसान है, आराम से हो जाएंगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए फिलहाल इसको समाप्त किया जा रहा है।